बड़ी करम जली कहाँ मर गई, सुबह से उल्टियां कर रही है। माँ जी, कहीं पूनम माँ तो नहीं बनने वाली? कैसी बातें कर रही हो बहू, सोच समझ कर तो बोला करो। डोली आते ही इसके मनहूस कदम पड़े और सूरज को हार्ट अटैक आ गया, फिर कैसे बच्चा आ सकता है इसकी कोख में। पूनम की शादी को 2 महीने ही हुए थे, पर शादी के बाद जब पूनम की डोली घर आई तो आते ही पूनम के पति सूरज की तबीयत खराब हो गई और अचानक ही उसका देहांत हो गया। पूनम पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूनम और सूरज एक दूसरे को पहले से जानते थे, ये बात घर वालों को नहीं पता थी। शादी से पहले ही वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे और शादी के तुरंत बाद ही ये हादसा हो गया। पूनम किसी को भी कुछ नहीं बता पाई क्योंकि वो भी इस बारे में नहीं जानती थी कि वो गर्भवती हो चुकी है। पूनम अपनी सास को सच्चाई समझाने की कोशिश करती है, पर ना तो उसकी सास इस बात को समझती है और ना ही उसके जेठ जेठानी। माँ, अगर समाज में किसी को पता चल गया तो हमारी कितनी बदनामी होगी, आपको पता भी है। चिंता मत कर बेटा, मैंने ऐसी दवाई का इंतजाम कर लिया है जिसे पीते ही इसके गर्भ में पल रहा बच्चा मर जाएगा। तभी पूनम ये बात सुन लेती है और रोने लगती है। नहीं माँ जी, मैं कोई दवाई नहीं पीऊंगी। ये बच्चा मेरे और सूरज के प्यार की निशानी है, मैं इसे मरने नहीं दूंगी। तुम दोनों जरा इसका हाथ पकड़ो, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं पीती ये दवाई। पूनम की जेठानी और जेठ उसके हाथों को कसकर पकड़ लेते हैं और उसकी सास उसे जबरदस्ती बच्चा गिराने की दवाई पिला देती है। पूनम का गर्भ गिर जाता है। उसे अब जीने की कोई वजह नहीं मिल रही थी, इसलिए रात को सबके सो जाने के बाद वो घर छोड़कर भाग जाती है। भागते भागते पूनम एक जंगल में पहुंचती है। हे भगवान, अब मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है। मेरे होने वाले बच्चे को मुझसे छीन लिया गया। अब मैं जी कर क्या करूंगी? हाँ, अब मुझे मरना ही होगा। पूनम जंगल में बने कुएं में छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी उसे किसी के कराहने की आवाज आती है। पूनम पीछे मुड़कर देखती है, एक पेड़ के पास एक औरत जख्मी हालत में पड़ी हुई है। पूनम उसके पास जाती है। अरे कौन हो तुम? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे आई? बहन, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरे पति को गांव वालों ने मार दिया और अब वो मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। मैं अपने पति के साथ ही गुफा में रहती थी और एक दिन गांव वालों की नजर मुझ पर और मेरे पति पर पड़ गई और उन्होंने मेरे पति को मार दिया। उन्होंने मुझ पर भी हमला किया, पर मैं किसी तरह अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, इसलिए उनसे बचकर मैं यहाँ आ तो गई। पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं बच सकती हूँ। लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं एक गर्भवती नागिन हूँ। मैं अपनी शक्तियों के द्वारा तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है बहन। तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन लिया गया। उसी तरह आज मेरी कोख भी उजड़ने वाली है। अगर मैं मर गई तो मेरे साथ मेरे निर्दोष बच्चे का भी अंत हो जाएगा। पर अगर तुम चाहो तो मेरे बच्चे को बचा सकती हो। मैं कैसे? मैं अपनी शक्तियों के द्वारा अपनी कोख तुम्हें दे सकती हूँ। फिर तुम मेरे बच्चे को जन्म देकर उसे बचा सकती हो। तुम उसकी माँ बन सकती हो। बोलो बहन, तुम बनोगी ना मेरे बच्चे की माँ? मुझ पर उपकार कर दो, मुझ पर उपकार कर दो बहन, मेरे बच्चे को बचा लो। औरत के रूप में इच्छाधारी नागिन बहुत रोती है। पूनम इस हादसे से गुजर चुकी थी। वो जानती थी कि एक माँ का दर्द क्या होता है। पूनम का बच्चा तो उससे छिन गया था। वो नहीं चाहती थी कि एक मरती हुई माँ के साथ एक निर्दोष बच्चा भी मर जाए। वो ये नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उस इच्छाधारी नागिन की बात मान ली। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों के द्वारा अपने आने वाले बच्चे को पूनम की कोख में डाल देती है और एक दर्द भरी आवाज के साथ इस दुनिया से चली जाती है। पता नहीं नागिन के बच्चे की कोख में आते ही पूनम में न जाने कौन सी शक्ति आ जाती है। वो बिना घबराए चुपचाप घर आती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। पर धीरे धीरे पूनम का पेट बढ़ने लगता है, जिसे देखकर उसकी जेठानी और सास हैरान रह जाते हैं। माँ जी, आपने कौन सी दवाई पिलाई थी इसे? इसका तो बच्चा गिरा ही नहीं। ये तो 6-7 महीने पेट से लग रही है। पता नहीं, उस औरत ने तो मुझे यही दवाई दी थी, पर अब क्या करे? करना क्या है? अब आने वाले बच्चे का इंतजार करो। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो पूनम बच्चे को जन्म देकर ही रहेगी। हे भगवान, अगर मेरे पेट से नागिन पैदा हो गई तो लोग उसे पैदा होते से ही मार देंगे। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा।
पूनम डरते डरते अपनी गर्भावस्था के दिन काट रही थी और वो दिन आ ही गया जब पूनम को बच्चा पैदा हुआ। पूनम को जब होश आया तो उसने अपने बराबर में एक बच्ची को लेटा हुआ पाया। बधाई हो बहू, तुमने बेटी को जन्म दिया है। बेटी? हाँ हाँ, मेरी बेटी, मेरी गुड़िया। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे घर की औलाद नहीं है ये। वो तो हम तेरे ऊपर तरस खाकर तुझे इस घर से नहीं निकाल रहे हैं, पर तू ये मत समझना कि हमने तेरी बच्ची को अपना लिया। जो भी खर्चा उठाना है इस बच्ची के तू खुद उठाएगी। इस घर से तुझे दूध की एक बूंद के लिए भी पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, पर माँ जी, इसके तो दूध उतरा ही नहीं, फिर ये बच्ची को क्या पिलाएगी? उतरेगा कैसे जब मन में कपट हो तो कोई काम ठीक नहीं होता। चलो बहू, पड़ी रहने दो इसे अपनी बच्ची के साथ। पूनम की सास और जेठानी कमरे से बाहर चली जाती हैं। पूनम बच्ची को जैसे ही गोद से नीचे उतारकर पलंग पर लिटाती है, बच्ची नागिन के रूप में आ जाती है। पूनम घबरा जाती है। तभी नागिन बच्ची बोलने लगती है, माँ घबराओ नहीं, तुम मेरी माँ हो, तुमने मुझे जन्म दिया है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। बस मुझे दिन में एक बार अपने इस रूप में आना पड़ता है। इतना कहते ही वो नागिन बच्ची फिर से बच्ची के रूप में आ जाती है और पूनम को देखकर मुस्कुराने लगती है। पूनम को भी अपनी बच्ची पर प्यार आ जाता है और वो उसे खूब प्यार करती है। अपनी बच्ची को पालने के लिए पूनम ने आसपास के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी बच्ची का पालन पोषण कर सके। पूनम ने अपनी बच्ची का नाम छाया रखा। अपनी माँ के कहने पर छाया कभी भी किसी के सामने नागिन रूप में नहीं आती थी। धीरे धीरे छाया बड़ी हुई और उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। पंकज नाम का एक लड़का छाया को बहुत पसंद करता था। पंकज छाया से बात करने की कोशिश करता तो छाया उसे जानबूझकर मना कर देती, क्योंकि वो जानती थी कि वो एक साधारण लड़की नहीं है। छाया, मुझमें क्या कमी है जो तुम मुझे बार बार इग्नोर कर देती हो? मुझे सच्चाई तो बताओ, मैं अपने आप को उस काबिल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा जैसा तुम चाहती हो। ऐसी बात नहीं है पंकज, तुम तो इतने अच्छे हो कि तुमसे तो कोई भी लड़की शादी करना चाहेगी, पर मेरी कुछ पर्सनल मजबूरी है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इतना कहकर छाया घर आ जाती है। उस दिन छाया को नागिन बनना था, क्योंकि वो दिन में एक बार नागिन जरूर बनती थी। पूनम घर पर नहीं थी। छाया ने अपना दरवाजा बंद किया और नागिन के रूप में आ गई। अचानक पूनम की सास यानी कि छाया की दादी की नजर उस पर पड़ गई और वो छाया को नागिन के रूप में देखकर चीख पड़ी, अरे कोई बचाओ, पूनम के कमरे में नागिन है, नागिन, कोई सपेरे को बुला कर लाओ, वो इस नागिन को पकड़ कर ले जाएगा। माँ घबराओ नहीं, मैं सपेरे को अभी बुला कर लाता हूँ, कोई भी कमरे के अंदर मत जाना। सपेरे को देखकर छाया घबरा जाती है। सपेरा बीन बजाना शुरू करता है। छाया तो नागिन थी, वो बीन की धुन पर मदहोश हो जाती है। तभी पूनम भी आ जाती है। बंद करो ये बीन की धुन। माँ जी, ये सपेरे को क्यों बुलाए है? अम्मा जी, आपकी पोती नागिन है, नागिन। मैं अभी इसे नागिन रूप में लेकर आता हूँ। मैं इसे पहचान गया हूँ, ये इच्छाधारी नागिन है। क्या इच्छाधारी नागिन और हमारे घर में? इसे पकड़ कर ले जा, जल्दी से ले जा इसे, हमें अपने घर में नहीं रखना है ये नागिन। नहीं माँ जी, वो मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है, ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। छाया चल बेटी, हम कहीं दूर चलते हैं। सपेरा बीन बजानी शुरू कर देता है। पूनम रोती चिल्लाती रहती है, पर कोई उसकी बात नहीं मानता। छाया नागिन बनने वाली थी, सपेरा बीन बजाता जा रहा था। तभी छाया की नागिन माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है। बेटी छाया, मैं तुम्हें नागिन योनि से मुक्ति देकर एक साधारण लड़की के रूप में बदल रही हूँ। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। और फिर सब देखते रह जाते हैं। छाया एक साधारण लड़की के रूप में आ जाती है। सपेरे की बीन का उस पर कोई असर नहीं होता। पर उस दिन पूनम अपनी बेटी छाया के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है और सुकून की जिंदगी बिताने लगती है। छाया पंकज को शादी के लिए हाँ कह देती है और अपनी माँ पूनम से मिलवाती है। पूनम अपनी बेटी छाया की शादी पंकज के साथ करके अपनी माँ होने का फर्ज निभाती है। नागराज्य नागिनपुरी की राजकुमारी रूपवती का स्वयंवर होने वाला था।
उसके लिए हर एक नाग राज्य से इच्छाधारी नागों का झुंड आ रहा था। सभी के मन में रूपवती से विवाह की इच्छा तो अटूट थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि राजकुमारी रूपवती उन लोगों के साथ क्या क्या करने वाली थी। रूपवती बचपन से ही खूबसूरत थी। उसके जन्म के बाद उसके पिता नागराज ओमचंद ने कहा था, अरे वाह, कितनी खूबसूरत है मेरी बेटी। इस धरती पर शायद ही कोई इतना खूबसूरत है। ये सुनकर रूपवती की माँ कौशल्या नागिन ने कहा, हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा, इसीलिए आज से इसका नाम है रूपवती। रूपवती बड़े प्यार और लाड से बड़ी होने लगी और उतनी ही खूबसूरत होने लगी और उसके अंदर अहंकार बढ़ता गया। वो 5 साल की हो गई। एक दिन आईने के सामने बैठकर उसने एक दासी को बुलाया। आज्ञा कीजिए मालकिन। दासी, जरा बताओ, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत इच्छाधारी नागिन कौन है? इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आप मालकिन, आप हो सबसे सुंदर। तूने बिल्कुल सही कहा। अब जा, मेरे लिए ताजे जानवर का खून लेकर आ, उसे पीने से बाल अच्छे होते हैं। दासी ने रूपवती के कहने पर एक जानवर का खून ला दिया, लेकिन रूपवती ने ग्लास फेंक दिया और गुस्से से कहा, मैंने तुझे ताजा खून लाने के लिए कहा था, ये ताजा खून नहीं है, तुझे सजा मिलेगी, ये ले। ये बोलकर रूपवती ने दासी को डस लिया। राजकुमारी होने के कारण उसके अंदर खतरनाक जहर भरा हुआ था, जिसकी वजह से दासी की मौत हो गई। और उसी दिन नागराज ओमचंद समझ गए कि उनकी लड़की कितनी घमंडी बनती जा रही है। नागराज दिल के अच्छे थे। उनके दिल में साधारण नाग और नागिनों के लिए प्यार था। उन्होंने रूपवती को बुलाया। आपने मुझे बुलाया है पिताजी? हाँ बेटी, तूने आज उस दासी को मार के ठीक नहीं किया। देख बेटी, हम नाग नागिनों के बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए हमें मिलजुल कर एकजुट होकर रहना होगा। पिताजी, मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं इन मामूली नाग और नागिनों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकती। ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। ये बोलकर रूपवती वहाँ से चली गई। नागराज समझ गए कि उनकी लड़की गलत दिशा में जा रही है, लेकिन उसके बाद नागराज राज्य के काम में इतने उलझ गए कि राजकुमारी पर ध्यान ही नहीं दे पाए। रूपवती बड़ी हो गई। उसी राज्य में एक गरीब इच्छाधारी नाग रहता था। वो रूपवती को पसंद करता था। उसका नाम संजीव था। एक दिन रूपवती रास्ते में टहलने निकली थी, तभी संजीव ने रूपवती के सामने आकर अपने प्यार का इजहार किया। राजकुमारी रूपवती, आप मुझे बहुत पसंद हो। अब क्या आप मुझसे शादी करेंगी? ये सुनकर रूपवती बहुत गुस्सा हो गई। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत! सिपाहियों, पकड़ो इसे। सिपाहियों ने संजीव को पकड़ लिया और उसे बहुत मारा। संजीव रोते हुए जख्मी होकर अपने घर चला गया और उधर रूपवती की माँ कौशल्या बेटी की शादी को लेकर चिंतित हो गई। सुनिए जी, अब बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करवानी पड़ेगी। हाँ, मुझे पता है कौशल्या, लेकिन उससे पहले हमें रूपवती से बात करनी पड़ेगी। सब कुछ सुनकर रूपवती ने कहा, मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर इच्छाधारी नागिन हूँ। ऐरे गैरे किसी के साथ मैं शादी नहीं कर सकती। मेरे स्वयंवर का आयोजन कीजिए, मैं सभी नागों में से चुनकर शादी करूंगी। नागराज ओमचंद ने रूपवती के लिए स्वयंवर का आयोजन कर दिया। बाकी सारे नाग राज्य से नागों का झुंड आ गया और राज्यसभा के अंदर स्वयंवर सभा शुरू हो गई। रूपवती ने सबसे कहा, सुनो, इस राज्य के पास जो जंगल है उसको पार करते ही तुम लोगों को एक नदी मिलेगी। उस नदी के बीचों बीच एक सुंदर फूल है। मुझे जो सबसे पहले वो फूल ला देगा, मैं उसी से शादी करूंगी। ये सुनकर सभी चौंक गए। ये तू क्या बोल रही है बेटी? तुझे पता है ना, उस जंगल को पार करना मना है। नदी के उस पार इच्छाधारी नेवलों का राज्य है। वो लोग हम पर हमला कर देंगे। लेकिन रूपवती को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अहंकार में इतनी खो गई थी कि उसे आने वाली मुसीबत का अंदाजा भी नहीं हुआ और उससे शादी करने के चक्कर में बहुत सारे जवान इच्छाधारी नाग जंगल पार करके नदी से फूल लाने निकल पड़े और तभी मुसीबत की घंटी बज गई। नेवलों ने उन नागों को देख लिया। अरे ये क्या, शिकार खुद हमारे पास आ रहा है और वो भी इतने सारे। चलो दोस्तों, इन पर हमला करते हैं। नेवलों ने नागों पर हमला बोल दिया। नागों का झुंड भागते हुए जंगल पार करके ओमचंद के राज्य में पहुंच गया और उनके पीछे पीछे नेवले भी वहां पहुंच गए और तभी ओमचंद सामने आया। रुक जाओ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ। अब हमें सांपों से डरना पड़ेगा क्या? दोस्तों,
इसकी बेटी बहुत खूबसूरत है, उठा लो उसे। नेवलों के झुंड में से 2 नेवलों ने रूपवती को बंदी बना लिया। ये क्या? छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। ओमचंद कुछ नहीं कर पाया। नेवले रूपवती को बंदी बनाकर उनके राज्य में ले गए। रूपवती अभी तक जिस अहंकार में जी रही थी वो एक चुटकी में खत्म हो गया। वो डर गई। मुझे अपने पिता के पास जाने दो, मेरी माँ के पास जाने दो। तुम तो हमारे लिए बहुत काम की हो, तुम्हें हम जाने नहीं दे सकते। तुम्हारी जान के बदले हमें हर दिन एक सांप चाहिए, उन्हें मार के हम खाएंगे तुम्हारे सामने। रूपवती और ज्यादा डर गई। उधर नागराज ओमचंद की रातों की नींद उड़ गई। कौन बचाएगा मेरी बेटी को? उसी की वजह से ये सब हुआ है, उसके अहंकार के कारण। इसीलिए उसे कोई बचाने को तैयार ही नहीं है। तभी संजीव नागराज के सामने आया। मैं बचाने जाऊंगा राजकुमारी को, मुझे आज्ञा दीजिए नागराज। ओमचंद खुश हो गया। संजीव रूपवती को बचाने के लिए निकल पड़ा। रूपवती को जंजीरों से बांध कर रखा गया था। रात हो गई थी, इसीलिए सारे नेवले सो गए थे। सिर्फ 2 नेवले राजकुमारी को पहरा दे रहे थे, वो दोनों भी सो गए थे। तभी अचानक से संजीव वहां आया और पीछे से दोनों नेवलों को डस लिया। उसने दोनों नेवलों के शरीर में इतना जहर घोल दिया कि वो दोनों तुरंत मर गए। और उसके बाद संजीव ने रूपवती की जंजीर को अपने जहर से पिघला दिया। लेकिन तभी वहां बाकी नेवले आ गए। अरे वो देखो, वो दोनों भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। संजीव और रूपवती जोर से दौड़ने लगे। नेवलों ने उनका पीछा किया और एक नेवले ने रूपवती को पकड़ने की कोशिश में उसके चेहरे पर अपने नाखून से खरोंच लगा दिया। रूपवती के चेहरे में दाग हो गया, लेकिन संजीव किसी भी तरह जंगल पार करके रूपवती को घर ले आया। अपनी बेटी को देखकर ओमचंद और कौशल्या रोने लगे। रूपवती भी रोने लगी। सब खराब हो गया, सब मेरी वजह से खराब हो गया। मेरा चेहरा भी खराब हो गया। अब कौन करेगा मुझसे शादी? मैं करूंगा। मैं आपके चेहरे से नहीं, आपसे प्यार करता हूँ। तुमने मेरी आंखें खोल दी है संजीव। आज मुझे पता चल गया है कि बाहर की सुंदरता में कुछ नहीं रखा है।